नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एसएससी के पर्पज़ से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और हम लोगों ने ज्योग्राफी की 2 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी तीसरी क्लास है और हम क्वेश्चंस लगाने के साथ साथ कुछ उनका डिस्कशन करते हैं और उनके बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे समाज में हमारी समझ से कौन सा पहला सवाल होना चाहिए? नदियों से संबंधित हम लोग सवाल डिस्कस करने वाले हैं, नदियों से। ठीक, और नदी मैंने आपको एक बार एक क्लास में बता चुका हूँ कि जो नदियां हैं इधर से, जैसे ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के इस वाले क्षेत्र से ऐसे करके गंगा जाती हैं यहाँ तक, और फिर उसके बगल से जस्ट ऐसे आकर के यमुना मिल जाती हैं। ये जो गंगा है, एक बात और जान लें, जो गंगा है कल हम वैसे बता चुके हैं, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। लेकिन जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या होता है? पद्मा। वेरी गुड, मतलब याद है, बहुत सही। एक बात कॉन्सेप्ट के रूप में जाना है, हमारा जो भारत है ना, वो भारत कुछ ऐसे है कि ये वाला हिस्सा उठा हुआ है और ये वाला हिस्सा थोड़ा दबा हुआ है। इसीलिए भारत की अधिकांश नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी यहाँ से ये हिस्सा है ऊपर वाला, ये उठा हुआ है और ऐसे नीचे की ओर झुका हुआ है, तो पानी किधर जाएगा? इधर से इधर जाएगा। इसीलिए अधिकांश नदियाँ क्या होती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। जैसे जैसे हम लोग इस बंगाल की खाड़ी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ढाल हमारा कम होता जाता है, जो स्लोप है वो कम होता जाता है। होता क्या है कि जब ये नदियाँ ऊपर से उतर के आती हैं, इधर से अधिकांश नदियाँ जब ऊपर से उतर के आती हैं, यहाँ से नदियाँ उतर के जाती हैं। जैसे मैं आपको एक और नदी का नाम बता देता हूँ, ये है एक, ये गोदावरी है। ठीक, फिर उसके बाद एक कृष्णा है, फिर उसके बाद ये कावेरी है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये और भी कई नदियां हैं, ये तो बड़ी बड़ी नदियां हैं। ये सारी नदियां जब ऊपर से इधर की ओर आती हैं और गंगा यमुना ये सब आती हैं, इधर से गंगा में एक नदी और मिलती है, यहाँ से मध्य प्रदेश से निकलती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है पटना के आसपास, जिसे बोलते हैं सोन नदी। ये सोन नदी मिलती है, इधर से यमुना आई रही है। तो ये सारी नदियाँ जब मिट्टी लाती हैं, यहाँ तो ढाल कम है, वो मिट्टी क्या होती है? जमने लगती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। इसे आप कॉन्सेप्ट के रूप में याद रख सकते हैं। सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जो गिरेंगी वो डेल्टा ही बनाएंगी, ये तय है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? जब पानी के साथ मिट्टी बह के आती है, जब पानी की स्पीड कम हो जाती है तो मिट्टी जम जाती है, तो वो डेल्टा होता है। जब हम कुछ ऐसी नदियों की बात करें जो अरब सागर में गिरती हैं, तो हमने आपको बताया है क्या, ये जो हिस्सा है ऑलरेडी ऊपर उठा हुआ है। जब नदी इधर से बह के आती है तो वो उसका नदी का पानी है वो अरब सागर में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है। ऐसा नहीं है कि ढाल कम हो तो मिट्टी जमा हो जाए। जब पानी ऊपर से गिरता है यहाँ पर, तो पानी वो सीधे समुद्र में जाता है। इसीलिए अरब सागर में गिरने वाली प्रत्येक नदी, कोई भी नदी हो अरब सागर में, भारत में से जो अरब सागर में नदी गिर रही है वो डेल्टा तो नहीं बनाएगी, वो एक चीज़ बनाती है और उस चीज़ का नाम है एस्चुरी। वो बनाती है एस्चुरी। कभी कभी ये आता है सवाल कि कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, एस्चुरी बनाती हैं, ध्यान से देखना है इस बात को। जैसे एक राजस्थान की लूनी नदी है, राजस्थान की लूनी नदी तो यहाँ गुजरात कच्छ में आकर के ही बंद हो जाती है। ये मरुस्थल में बहने वाली, या थार के मरुस्थल की या इंडिया के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, मरुस्थल की, जो किसी भी सागर में नहीं गिरती, गुजरात के इस कच्छ के रण में आती है। गुजरात का ये क्षेत्र कच्छ का रण कहलाता है और यहीं पर आकर डूब जाती है। उसके बाद कौन सी है? साबरमती नदी है। साबरमती नदी इधर गिरेगी। फिर उसके बाद नर्मदा नदी है, ये गिरेगी। फिर उसके बाद ताप्ती नदी है, फिर ये गिरेगी। ठीक, फिर उसके बाद केरल में एक पेरियार नदी है, फिर ये गिरेगी। तो ऐसी करके कई नदियां हैं। जितनी भी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरेंगी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का हम एक क्रम लगा लेते हैं। एक क्रम लगा लेते हैं। क्रम देखें, लूनी नदी पश्चिम की तरफ बहती है, बस फर्क यह है कि सागर में नहीं गिरती है। यह है साबरमती नदी,
साबरमती नदी, ये भी अरब सागर में गिरती है लेकिन डेल्टा नहीं बनाएगी। ये है माही नदी, माही नदी, ये भी डेल्टा नहीं बनाएगी, अरब सागर में गिरती है। माही नदी की एक बात खास और है, माही नदी यहाँ से जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को लगभग 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 आधे हिस्सों में बांटती है, 2 आधे हिस्सों में। कर्क रेखा, कर्क रेखा होती क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। दक्षिणी वाले को मकर कहते हैं, उत्तरी वाले को कर्क कहते हैं। जो माही नदी है भारत की, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, लू से लूनी हो गया, सा से साबरमती हो गया, मां से माही हो गया, न से नर्मदा होगा। नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं। फिर उसके बाद तापी हो गया, तापी नदी भी अरब सागर में गिरती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं। पेरियार हो गया, तो पेरियार नदी भी अरब सागर में गिरती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं। ये बात नोट कर लें। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं प्रमुख रूप से लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, पेरियार। लेकिन जो लूनी नदी है ये सागर में गिरती नहीं है, बस इतना याद रखना है। कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है, गुजरात में खत्म हो जाती है, गुजरात में ही। अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, कोई भी डेल्टा नहीं बनाएगी, क्योंकि पानी बहुत ऊंचे से गिरता है। डेल्टा बनाने के लिए मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी जमा होनी चाहिए। जब ऊपर से मिट्टी अब बरसा होगी पानी के साथ, तो मिट्टी कैसे जमा होगी? हो गया? देखें, अब एक सवाल पीछे चलते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देखो, जल ग्रहण क्षेत्र और देखना है आपको, एक चीज और देखनी है, जल ग्रहण क्षेत्र होता क्या है वही बता देते हैं। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में गंगा नदी बहती है? नहीं, लेकिन राजस्थान गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में आता है। जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब है कि वो नदी का वो क्षेत्र जहां कहीं से भी उसमें पानी आ रहा हो, बस जहां से भी पानी आ रहा हो, जहां से भी उसमें कहीं से भी पानी आ रहा हो, बस जैसे अभी हम दिमाग लगाते, चंबल नदी राजस्थान में बहती है कि नहीं? चंबल नदी राजस्थान की एक बड़ी नदी है। ठीक, चंबल नदी राजस्थान में बहती है। चंबल नदी ऐसे मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती हुई ऐसे राजस्थान में बहती है, और राजस्थान में बहकर के उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल ऐसे जाएगी और ये इटावा है, इस इटावा में जाकर के यमुना से मिल जाती है, चंबल यमुना से। तो चंबल राजस्थान से बहती है कि नहीं? चंबल राजस्थान से बहती है, लेकिन गंगा राजस्थान से नहीं बहती है, क्योंकि चंबल नदी का पानी यमुना में और यमुना नदी का पानी गंगा में गिरता है, इसीलिए राजस्थान गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र में आता है। जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब है कि वो एरिया जहां से जल ग्रहण कर रही है, वो चाहे वो कितनी भी दूर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जल ग्रहण होना चाहिए। अब देखो, यमुना है तो यमुना में चंबल का तो गिरता ही है। अब यहां देखोगे तो यहां जो पंजाब है, इस पंजाब वाले क्षेत्र का बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है। पंजाब वाले क्षेत्र में सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, वो वाली नदियां वो उधर है। गंगा नदी यहीं से निकल के आ जाती है, हिमाचल प्रदेश तक अगर पहुंच जाएगी तो कुछ नदियां हिमाचल प्रदेश की होंगी, नहीं तो ये उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यहाँ तक पश्चिम बंगाल, इतने सारा पानी गंगा नदी अपने पास ले लेती है। यमुना जस्ट इसके बगल में है, तो यमुना में भी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना की 4 प्रमुख सहायक हैं। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा। चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हमने बताया था चंबल नदी पर कौन सा है? चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है?
चूलिया, याद है? हाँ, चूलिया। चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना नदी की सहायक हैं। जैसे अगर यमुना को हम ऐसे खींच लें, जैसे दूसरे कलर से देख लेते हैं, यमुना को अगर ऐसे खींच लें, ऐसे खींच लेते हैं यमुना को, दिल्ली यमुना के किनारे है या नहीं है? तो यहाँ से सबसे पहले आती है चंबल, फिर आती है सिंध, फिर आती है बेतवा और फिर आती है केन। तो ऐसे क्रम में है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाओ तो सबसे पूर्व में केन है, फिर पश्चिम में और जाओगे तो बेतवा, फिर और जाओगे तो सिंध और फिर उसके बाद जाओगे तो चंबल। ध्यान रखें ये सिंध है, सिंधु नहीं। सिंधु नदी तो यहाँ बहती है ऐसे करके, ये है सिंधु नदी, जिसे इंडस बोलते हैं इंग्लिश में। ये सिंध है और सिंध को इंग्लिश में सिंध ही बोलते हैं, SINDH। क्लियर तो इसी बात? चले इसे थोड़ा सा रफ कर लें। अब देखना सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, उत्तराखंड आता है, कौन नहीं आता है? पंजाब नहीं आएगा। ठीक, आगे देखें। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मीठनकोट में नदी में मिल जाती हैं। तो देखो, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, गंगा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश इधर से होकर बहती है, यमुना वो भी यहाँ से बहती है, तो कौन सी बची? सिंधु नदी। सिर्फ सिंधु नदी है। ठीक, एक बात और जान लें, जैसे ये सिंधु नदी है, इधर से आकर के ये सिंधु नदी बोल देते हैं यहाँ सिंधु नदी। फिर उसके बाद आती है एक झेलम, फिर आती है चिनाब, झेलम इसमें आके मिलती है चिनाब में, फिर आती है रावी, इसमें मिल जाती है, फिर आती है ब्यास, फिर आती है सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। ये जो ब्यास नदी है वो सतलज में आके मिलती है, रावी नदी है चिनाब में मिलती है। फिर बाद में क्या होता है, बाद में ये जो नदी है ना सतलज, ये सतलज भी स्वयं आकर के इसमें मिलती है चिनाब में। इसलिए बाई चांस पूछा जाए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी चिनाब। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी में ही ये चिनाब नदी के रूप में मिलती है, और जहां पर ये मिलती है उसी जगह का नाम है मीठनकोट। पाकिस्तान में है ये जगह मीठनकोट, और सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। मीठनकोट में जाकर के 5 नदियां मिलती हैं, और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है ये चिनाब नदी है। सिंधु भारत से नहीं निकलती है, सिंधु तिब्बत क्षेत्र में जो मानसरोवर झील है वहां से निकलती है, यानी जो चीन वाला रीजन है तिब्बत वाला, वहां से निकलती है। वहीं से सिंधु निकलती है, इंडस रिवर, वहीं से ब्रह्मपुत्र निकलती है, और वहीं से सतलज निकलती है। सिंधु निकलती है मानसरोवर झील से, जो सतलज होती है उसे वो निकलती है, ये सतलज है मान लेते हैं, ये सतलज है, तो ये सतलज निकलती है राक्षस ताल से, राकस ताल से। ठीक, और जो चिनाब जो झेलम नदी है, झेलम नदी कश्मीर के बेरीनाग से निकलती है, बेरीनाग से निकलती है कश्मीर के। ठीक है, आगे चले, आगे देखें। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखो, जो टॉन्स है वो हो नहीं सकता, पिंडर बहुत ऊपर है, सरयू बहती है अयोध्या के आसपास, ये तो मानोगे। ठीक, टॉन्स बहती है या तो एकदम हिमाचल प्रदेश में बहती है एक नदी टॉन्स, यमुना की सहायक है। एक नदी बहती है बिल्कुल झारखंड के आसपास, टॉन्स, तमथा नदी बोलते हैं, तो टॉन्स होगी नहीं, भागीरथी होगी नहीं, क्योंकि भागीरथी बहुत ऊपर है, पिंडर होगी नहीं, तो फिर कौन सा होगा? शारदा नदी। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी नहीं हो सकती, लॉजिक लगा लो, नहीं पता है तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखें। तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? अब आपको क्या लग रहा है, इसमें से 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश हो नहीं सकता, गोवा हो नहीं सकता, क्योंकि नदियों के नाम कुछ अजीब हैं, तिराप और नोआ। ऐसी जब अजीब नदियों के नाम मिलें तो आप कहाँ चलेंगे? पूर्वोत्तर भारत में चलेंगे, पूर्वोत्तर भारत में।
सिक्किम में बहुत लंबा चौड़ा सिक्किम है नहीं, तो सिक्किम में बहुत लंबी चौड़ी नदियाँ भी नहीं हैं। वैसे इनको पता करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत रीजनल लेवल के नाले हैं ये, और उठा के पूछे गए हैं। छोटे छोटे नाले हैं, तिराप और नुआ, आज तक कोई नदी किसी किताब में नहीं मिलेगी, बस इनके एसएससी के सिलेबस में मिल जाएगी जरूर, है ना। मतलब ये लोग उठा के पूछ ही लेते हैं। ये इनका जो वास्तव में आंसर है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में भी नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखें। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन, ये क्या मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। समझना है आपको, मुझे तो समझ में आ रहा है। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र यानी अपघटित का मतलब होता है खराब हो चुका है इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम समझते हैं कि नहीं? देखें, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक तो ये पेन बहुत धीमे चलता है, हमारी स्पीड के हिसाब से मेंटेन ही नहीं होता। एक शब्द होता है इकोलॉजी, ध्यान से सुनेंगे। एक शब्द होता है इकोलॉजी। जो इकोलॉजी होता है वो ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के ऑइकोलॉजी शब्द से बनता है। ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है ऑइकोलॉजी, उससे बनता है। और इकोलॉजी का मतलब होता है, देखो अगर हम इसको बांट लें तो ऑइको का मतलब होता है घर, हैबिटेट, आवास, यानी जहां आप रहते हैं या जहां आप थोड़ी बहुत इंटरेक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं कोई। लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी किसी चीज की। ये कह रहा है घर का अध्ययन। ऑइकोलॉजी का वास्तविक अर्थ हुआ, जो शाब्दिक अर्थ हुआ घर का अध्ययन। लेकिन सवाल ये आता है कि हम तो घर का अध्ययन होम साइंस में पढ़ते हैं, ये इकोलॉजी कहाँ से आ गई? अभी तक तो यही पढ़ा है ना कि घर में वस्तुएं कैसे खरीदा जाए, घर को कैसे सजाया जाए, घर में क्या क्या होना चाहिए, ये तो होम साइंस पढ़ाता है। ये इकोलॉजी कहाँ से आ गया? ध्यान सुनना। घर में हम क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक, घर में दो ही चीज़ें होंगी, या तो घर में जैविक घटक होंगे, जैविक मतलब जिनमें जीवन है, या ऐसे होंगे जो अजैविक हैं। तो घर में जो मनुष्य होते हैं या जानवर होते हैं वो सभी जैविक घटक हैं। ठीक, और जो बाकी दीवारें हैं, छत है, विभिन्न प्रकार के निर्जीव चीज़ें हैं, वो सब अजैविक हैं, उनमें जीवन नहीं है। जब जैविक और अजैविक घटक इंटरेक्शन करते हैं दुनिया तब चलती है। अगर जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतरक्रिया नहीं करें, टकराए नहीं, कोई आपस में लेन देन नहीं करें, तो दुनिया चलेगी नहीं। आप तब चलते हैं जब आप गेहूं को खा जाते हैं। गेहूं जैविक घटक नहीं है, अब अजैविक हो चुका है वो। आप तब चलते हैं जब आप दूध पी जाते हैं। आपकी मूवमेंट तब होती है। जब तक जैविक और अजैविक घटकों में अंतरक्रिया नहीं होगी तब तक दुनिया नहीं चलेगी। जैविक और अजैविक घटकों की अंतरक्रिया को जानने के लिए ही जिस विज्ञान का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। यानी इकोलॉजी क्या है? जैविक और अजैविक घटक आपस में कैसे टकरा रहे हैं, कैसे अंतरक्रिया कर रहे हैं, वो कैसे इंटर रिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं एक दूसरे से, उसी को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ये लिख लेना, सबसे पहले प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल को हम इसको सही से लिख देते हैं, इधर लिखें, अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ एक और शब्द है, और उस शब्द का नाम है, उस शब्द का नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ये बहुत पूछा जाता है कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था ए.जी. टांसले ने। ए.जी. टांसले, है ना। वैसे ऐसे को याद रख सकते हैं, जब किसी का सिस्टम खराब करना हो, किसी बीवी को, किसी अपने हस्बैंड का, किसी अपने हस्बैंड का मतलब अपने ही एक ही हस्बैंड होगा उसका, तो उसकी एजी करके टांग खींचना स्टार्ट कर दे, उसके बाद उसका सारा सिस्टम खराब, इकोसिस्टम खराब, हर सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ए.जी. टांसले इकोसिस्टम, अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये, और जो ए.जी. टांसले ने ये जो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, ये किया था 1935 में, 1935 में।
ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि इकोसिस्टम में कितने घटक होते हैं, तो घर क्या है, एक तरीके से सिस्टम है, उसमें जैविक घटक हैं, उसमें अजैविक घटक हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब आपस में चीज़ें कनेक्टेड हों। जैसे ये क्लास एक सिस्टम है, क्योंकि इसमें मैं और आप कनेक्टेड हैं, ठीक। इसमें ये बोर्ड कनेक्टेड है, हम और आप जैविक घटक हैं, ये अजैविक घटक हैं। तो जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, सिस्टम जैविक और अजैविक घटकों से मिलने वाली एक संरचना है, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनने वाली एक संरचना सही है बस। जब उस सिस्टम की जब हम सिस्टम की अध्ययन करते हैं तब वो इकोसिस्टम कहलाता है। जब हम सिस्टम का अध्ययन किसी उस साइंस से करते हैं तब वो इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम कुछ नहीं है, इकोलॉजी एक साइंस है, इकोलॉजी जिस सिस्टम का अध्ययन करता है वही इकोसिस्टम कहलाता है। यानी इकोलॉजी साइंस, और ये साइंस जिसका अध्ययन करता है वो क्या है, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में दो घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक और अजैविक घटकों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, यहीं से जान लें कि जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं इकोसिस्टम में। जैसे आपने बचपन में सुना होगा, जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक। घटक का मतलब होता है मिलकर के काम करने वाले बस। ये पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के 2 घटक हैं। जैविक घटक मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। कुछ आपने देखे होंगे जिन्हें बोलते हैं हम लोग उत्पादक, प्रोड्यूसर। कुछ होंगे उपभोक्ता, नाम सुना है इन सबका। और कुछ होंगे अपघटक। तो जैविक घटक होता है एक इकोसिस्टम का, उसमें 3 चीजें होती हैं। इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर उत्पादक, इसको बोलते हैं कंज्यूमर उपभोक्ता, इसको बोलते हैं अपघटक डिकम्पोजर। ये जो उत्पादक होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधे ही वास्तव में सूर्य की रोशनी में खाना बना पाते हैं। हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं। तो आप उत्पादक नहीं है क्या, है ना, है या नहीं है? आप उपभोक्ता हैं, खाना खुद नहीं बनाते, तो उत्पादक है उपभोक्ता है? उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है, पक्का? क्यों? जब आप अजैविक घटकों से ऊर्जा बना लो तब आप उत्पादक हैं, नहीं तो आप उत्पादक नहीं हैं। पेड़ सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और उस प्रकाश ऊर्जा को खाने वाली ऊर्जा में बदल देते हैं। आपको क्लोरोफिल दे दी जाए, आपको लाइट दे दी जाए, आप गाजर पैदा नहीं कर सकते, लेकिन गाजर पैदा कर सकती है। तो उत्पादक वो हैं जो अजैविक चीजों से ऊर्जा पैदा कर देती हूं, और ऐसी ऊर्जा जिसे जैविक ऊर्जा बोलते हैं, जिससे जीवन चल सके। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो सर देखो मैंने पत्थर पे पत्थर मारा, लाइट आ गई इसमें, ये देखो बिजली ऊर्जा पैदा हो गई, तो वो सब नहीं, जिससे जीवन चल सकता हो, जीव उसको खा सकता हो। तो जो उत्पादक होते हैं वो हरे पेड़ पौधे होते हैं, और समुद्रों में जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गाई, वीजीए बोलते हैं इन्हें, नील हरित शैवाल। एक और होता है समुद्र में उत्पादक, जिसे बोलते हैं डाइटम। समुद्र में डाइटम्स होते हैं, तो ये डाइटम्स जो होते हैं ये भी उत्पादक का ही काम करते हैं, डाइटम्स, ठीक। हरे पेड़ पौधे, नील हरे शैवाल, डाइटम्स, ये सभी उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे उसमें होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ता जो सिर्फ घास खाते हैं, वनस्पति खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राथमिक। ऐसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं, यानी जो मांसाहारी होते हैं। कौन? ये होते हैं मांसाहारी। तो ये जो होते हैं मांसाहारी, ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं। फिर होते हैं सर्वाहारी, जो सबको खा जाते हैं, जैसे मनुष्य उन्हीं में से है।
मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता भी है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और टर्सरी भी है। मनुष्य सब कुछ खा लेता है, मांस पे जिंदा रह सकता है, सब्जियों पे जिंदा रह सकता है और दोनों पे भी जिंदा रह सकता है। ठीक। अपघटक जो होते हैं वो ये हैं, जैसे आपने कभी देखा, क्या देखा आपने, अगर लकड़ी देखी हो आपने, अच्छी खासी लकड़ी रखी हो और वो लकड़ी धीरे धीरे करके मिट्टी में चेंज हो जाती है, दीमक खा जाती है उसे, है ना। तो जो कोई चीज़ को ऐसे खा खा के खत्म कर देता है, जैसे आपने अभी ट्रेन में देखा होगा, ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाई गई हैं, तो ट्रेन में जो लैट्रिन वगैरह होती है उसको जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया खा खा के खत्म कर देते हैं, मिट्टी में बदल देते हैं। स्वच्छ पानी में बदल सकते हैं आपकी यूरिन को, आपके पेशाब को स्वच्छ पानी में। तो जो अपघटक होते हैं वो यही काम करते हैं, ये पर्यावरण के मेहतर कहलाते हैं क्योंकि पर्यावरण को साफ करते हैं, स्कैवेंजर कहलाते हैं पर्यावरण के मेहतर, सफाई करने वाले। इन अपघटकों के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो एक है बैक्टीरिया, बैक्टीरियाओं से रोग भी होते हैं लेकिन बैक्टीरिया पर्यावरण की सफाई भी करते हैं। एक है बैक्टीरिया और एक है फंजाई, जिन्हें बोलते हैं हम लोग कवक। कवक क्या हुआ, तो ध्यान रखना है, अपघटक में दो चीजें शामिल हैं, बैक्टीरिया, फंजाई या कवक। फंजाई को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं FUNGI। हाँ एक ही है, कवक हिंदी में बोलते हैं, फंजाई इंग्लिश में बोलते हैं, बस इतना अंतर है। ठीक। तो हमने आपको बताया पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक के तीन हिस्से होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक मूलतः हरे पेड़ पौधे होते हैं स्थल पर और समुद्रों में या तो नील हरे शैवाल होते हैं या फिर डायटम्स होते हैं। और जो उत्पादक जो उपभोक्ता होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक मांसाहारी होते हैं, तृतीयक सर्वाहारी होते हैं। और जब घटक होते हैं वो पर्यावरण में गंदी चीज़ों को खा पी के खत्म कर देते हैं, इसीलिए पर्यावरण को साफ करते हैं, इसलिए अपघटक कहलाते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे देखें, इसमें से सवाल यहाँ ये पूछा गया है, इस सवाल पर गौर करना है। सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, ध्यान से देखना है कि अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब यह है कुल मिलाकर के कि ऐसा विकास कर रहे हैं जिससे कि जैविक और अजैविक घटक ठीक ठाक काम कर सकें। और जैविक और अजैविक घटक कहाँ आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में। बाकी आप देखो ऐसा कोई विकास ही नहीं है जहां पारिस्थितिकी शब्द दे भी रखा हो ऊपर, एक ही ऑप्शन है सिर्फ, ये कौन सा है, ये इकोसिस्टम डेवलपमेंट या इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। आगे देखें, भारत में हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, तो आपको इसकी याद रखनी डेट 2009। ध्यान रखना है, कुछ प्रोजेक्ट और देख लें आप, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है, ध्यान रखें इस बात का। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 को। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, ITD, ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। नोट कर लें इन सब चीज़ों को, ऐसी चीज़ें ही तो आती हैं बस। पूरी दुनिया में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में बाघों की सबसे अधिक संख्या भारत में ही है। और भारत में भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट, बाघों वाला राज्य। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के एकदम सेंटर में है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा अधिक होती थी, अब नहीं होती है, अभी नहीं होती है। सोयाबीन के मामले में महाराष्ट्र आ गया टॉप पे, चेंज होते रहते हैं आंकड़े, लेकिन सोयाबीन मध्य प्रदेश में काफ़ी होती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। सोया और जावा नहीं, सोयाबीन से बना हुआ सोया। ठीक है। आगे देखो, जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में शुरू किया गया। और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी प्रोजेक्ट हाथी, वो स्थापित किया गया 1992 में। और अभी हम लोग जो क्या लेके आए, हम लोग चीता लेके आए ना, चीता।
हाँ, तो चीता कहाँ से लेके आए हैं? नामीबिया से। और कहाँ रखा गया उनको? मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में? कूनू नेशनल पार्क में। कहाँ है ये सर छतरपुर से एक है नहीं कूनू नेशनल पार्क भोपाल में सर। भोपाल में, ये श्योपुर में, ये शिवपुरी में है सर, याद है लेकिन जहाँ, तो पता कर लेना अब। देखें अब, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? घुड़खर का नाम सुना है? घुड़खर, अच्छा गधे का नाम सुना है? और गधे लोगों को घुड़खर कहते हैं। तो अब किसी को बोलना तो गधा नहीं बोलना, क्या बोलना उसे? हाँ सर, इसको तब समझ में नहीं आएगा थोड़ा। हाँ, बिल्कुल घुड़खर हो। तो भारतीय जंगली गधा कहाँ रहता है? प्राकृतिक रूप से भारत में जंगली गधा सिर्फ एक जगह पाया जाता है, और वो है गुजरात में कच्छ का रण। ये सवाल बहुत आता है। आगे देखें, सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो आपको एक हम वो बता देते हैं, क्या घर जाना है, घर जाके कम से कम पूर्वोत्तर भारत में जो राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम, इन राज्यों के आपको कम से कम नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है वो याद कर लेने घर जाके। यहाँ से आपको डेफिनेटली एक न एक सवाल मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर अभी जो इसका आंसर है वो है मणिपुर। ठीक, और असम में है, काफ़ी फेमस है असम का एक काजीरंगा, है कि नहीं? असम का फेमस काजीरंगा। और मणिपुर में है सिरोही। और हमने मणिपुर में एक और बताया था, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील, तैरती हुई झील, दुनिया की तैरता हुआ नेशनल पार्क, वो भी कहाँ है? इस मणिपुर में ही है। ठीक, और बाकी जो उड़ीसा है, उड़ीसा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, उड़ीसा में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शिमलीपाल नेशनल पार्क। शिमलीपाल नेशनल पार्क, तो ये आप याद रखें, शिमलीपाल नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में बहुत है, जैसे बाकी पश्चिम बंगाल की बातचीत फिर कभी करेंगे। आगे देखें, और पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? ये सवाल पता है? ये सवाल आईएएस में तक पूछा गया है। यही सिंपल, यही सवाल इतना कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो कच्चे पक्के की बात आएगी तो हम लोग कहाँ चलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, कच्चे कहीं नहीं है, उसका नाम ही पक्के है। आगे देखो, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में एशियाई शेर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और हाँ, जो जंगली गधा है ना, जंगली गधा कहाँ रहता है? गुजरात के कच्छ के रण में। गधा और शेर भी वहीं रहता है। कहाँ? गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो शेर है वो वहीं रहता है। सवाल ये पूछा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पहले तो इसका जो ईयर है ये याद कर लो। बहुत आता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया? तो 1972, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसको लाया गया था कि जीवों को संरक्षित किया जाए, जीवों का संरक्षण करने के लिए। जीवों को संरक्षण के हिसाब से इसमें कुछ सूचियां बनाई गई हैं, और कुल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कुल मिलाकर के 6 लिस्ट हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6, ओके। ये 6 लिस्ट है इस अधिनियम में, 6 सूचियां बनाई गई हैं। इन सूचियों में क्या होता है कि जैसे जैसे हम सूची नंबर 1 से 6 की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे संरक्षण करने का जो स्तर है वो कम होता जाता है। सबसे टॉप लेवल का कंजर्वेशन, सबसे बढ़िया लेवल का संरक्षण होता है 1 नंबर पर, फिर उससे कम होगा 2 नंबर पर, फिर उससे कम होगा 3 नंबर पर, फिर उससे कम 4 पर, 5 और 6 के जानवरों को मार भी सकते हो आप। 1 नंबर, एक लिस्ट में या लिस्ट 1 में या शेड्यूल 1 में, इस एक्ट की शेड्यूल 1 में जो जानवर हैं आप उन्हें मार नहीं सकते, और यदि आपने मार दिया तो जेल हो जाएगी आपको। 2 वालों को भी नहीं मार सकते, लेकिन 1 में
वो जानवर रखे जाते हैं जिनको बचाना अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसको रखा गया है। हॉर्नबिल, उसको रखा गया है। जंगली गधा, गधा तक इसमें है, जंगली गधा इस सूची फर्स्ट में है। टाइगर सूची फर्स्ट में है। शेर सूची फर्स्ट में है। मोर सूची फर्स्ट में है। पीकॉक होता है, मोर सूची फर्स्ट में है। ठीक, तो ये सूची फर्स्ट में है। तो अब पूछा क्या गया है, तो जब भी आपको कोई भी मिले, आपको लगे कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जानवर है, तो तुरंत लिस्ट नंबर कौन सी लगाएंगे? 1। क्यों? क्योंकि सबसे बेहतरीन प्रोटेक्शन लिस्ट नंबर 1 में डालने पर मिलता है। अगर नाम दो नंबर की लिस्ट में लिख दिया जाएगा तो कम संरक्षण करेगी सरकार, 3 पे लिखेंगे और कम करेगी, 4 पे लिखेंगे और कम करेगी। सबसे ज़्यादा संरक्षण मिलता है लिस्ट नंबर 1 पर। ठीक है, आगे देखें, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? ये तो हमने आपको बताया था कि मालदीव, जब हम पढ़ा रहे थे, मालदीव अरब सागर में स्थित भारत का द्वीप है। और मालदीव में एक पिट्टी नाम का आइलैंड है, और इस पिट्टी नाम के आइलैंड पर मनुष्य नहीं रहते, लेकिन एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, तो ये पक्षी अभयारण्य है। यहाँ पर पक्षी अभयारण्य का मतलब क्या है कि पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाने का एक अच्छा सीधा साधा कार्यक्रम चलता है यहाँ पर। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो ना, कभी गए हों किसी अभयारण्य में, गए हों घूमने, अगर कहीं गए हों तो वहाँ पर जंगल होते हैं, तो ऐसे वहाँ जंगल बने हुए हैं, उन जंगलों पर पक्षी आके बैठते हैं आराम से। स्पिट्टी आइलैंड पर जितने जंगल हैं उनको संरक्षित किया गया है, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की वहाँ प्रजातियाँ हैं, सुविधाओं को क्रिएट किया गया है। बस वो गया कहाँ गया वो पिट्टी आइलैंड। ठीक है, तो इस पिट्टी आइलैंड पर ही है, लक्षद्वीप में। आगे देखें, आपसे पूछा गया है, अब सवाल यह है कि इकोलॉजी शब्द, जो ऑइकोलॉजी है उसके बारे में पूछ रहा है ये। ऑइकोलॉजी, तो अभी हमने बताया था कि इकोलॉजी जो शब्द है वो ऑइकोलॉजी से आया है। और ऑइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। सिंपल इतना सा पूछा गया है। अभी ये तो पूछा भी नहीं गया है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है, हालांकि वो अन्य एग्जाम में पूछा गया है। अब एक सवाल और है, जैसे ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अभी एक फैसला लिया है कि जो भारत के जो शहीद अशफाक उल्लाह खां थे, शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर एक जो प्राणी उद्यान है उसका नाम रखने का जो चेंज करने का है, उनके नाम पे नाम रखने का काम किया है या करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो वो कहाँ है? तो सबसे बढ़िया कहाँ होगा? फिर नहीं भी पता होगा तो आप क्या लगाएंगे आंसर? गोरखपुर। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ऐसे काम कहाँ करवाएंगे? अपने गोरखपुर में, क्योंकि वो आते कहाँ से हैं? गोरखपुर से। आते हैं कि नहीं आते हैं? आगे देखें, सवाल क्या है। अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? इंडिया में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये बात ध्यान रखनी है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, जैसे नेशनल पार्क में किसी एक विशेष जीव का संरक्षण किया जाता है या कई जीवों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन नेशनल पार्क में आप एंट्री नहीं पा सकते। आप चले जाओ घूमने के लिए, हम तो आए हैं, वो पूछ लेगा कहाँ आए हो? घूमने आए हैं, तो वही झंडा बजाना स्टार्ट करेगा, निकलो यहाँ से, आप घूम नहीं सकते ऐसे। पक्षी अभयारण्य में आप घुस सकते हो, वर्ल्ड सेंचुरी से बोलते हैं, उसमें आप घुस सकते हो। नेशनल पार्क में आप तब तक नहीं घुसोगे जब तक कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो जाने का। बायोस्फीयर रिजर्व इन सबसे अलग है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला होता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हो सकता है एक बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारी चीज़ें शामिल हों। बायोस्फीयर का मतलब है कि जो जैव मंडल है। अच्छा एक बात और बता दो, वो बायोस्फीयर होता क्या है? ये पता है किसी को क्या होता है? नहीं। बायो का मतलब क्या होता है ये तो बता दो है? बायो का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता? बायोलॉजी नहीं पढ़ते हो तो बायो का मतलब क्या होता है? जोर से बोलो, बिल्कुल, जीव। नहीं तो आपकी जीभ दबा दी जाएगी जोर से नहीं बोलोगे तो। जो लोग जोर से नहीं बोलते, जिनकी आवाज़ में दम नहीं होता है ना, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप पापा से कहो पापा पैसे, पापा पैसे, पापा सुनेंगे नहीं पक्का। पापा से जोर से चिल्लाओ पापा पैसे, तब पापा सुनेंगे। बात सही बात है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए आवाज़ में दम रखो। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन जो बोलो स्पष्ट तो बोलो। स्फीयर का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। जहां पर ऐसा क्षेत्र जहां पर जीव पाए जाते हों। तो जीव कहां पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा क्षेत्र जहां पर जीव मिल सकते हैं? क्या क्या चाहिए एक जीव को? एक जीव को चाहिए रहने के लिए स्थान, स्थलमंडल। स्थलमंडल पर खाने के लिए सामान मिल जाएगा, ठीक। और क्या चाहिए उसे? हवा लेने के लिए वायुमंडल, पानी पीने के लिए जलमंडल। तो जहां पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिलते हों,
जैसे आप जहाँ रह रहे हो वहाँ जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है और स्थलमंडल भी है। जमीन है, स्थलमंडल, वायुमंडल ऊपर से है, जलमंडल बगल से पानी कहीं से मिल ही जाएगा। तो आप जैव मंडल में रह रहे हो, बायोस्फीयर में रह रहे हो, जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिल जाते हो, वो उसे बोलते हैं जैव बायोस्फीयर या जैव मंडल। आप सोच के देखो कि जब एक बड़े क्षेत्र को हम लोग कंजर्व करते हैं, एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र को हम लोग संरक्षित करते हैं, उसी को बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में क्या होता है, नेशनल पार्क भी शामिल हो सकता है। यानी आपको सोचना यह है कि इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े क्षेत्र को हमें संरक्षित करना है। इस क्षेत्र में यहाँ नेशनल पार्क है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ भी हो सकता है, या यहाँ बर्ड सेंचुरी है। एक इतने बड़े क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्र और कई हो सकते हैं, इतने बड़े क्षेत्र को ही बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। और भारत में टोटल 12 हैं, और टोटल 18 हैं। 18 में से हाल ही में ये जो 12वां बना है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। हाँ, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अभी हाल ही में यूनेस्को ने शामिल किया है। तो करंट का मुद्दा है ये, तो आप कम से कम करंट की चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। सवाल ये बताने की कोशिश कर रहा है। मृदा संरक्षण की एक विधि है, तो इनमें से कोई विधि लग रही है? हाइड्रोपोनिक क्या होता है भाई? अरे खेती तो सामने लिखा है। हाइड्रोपोनिक का क्या मतलब है? हाइड्रो माने क्या होता है? पानी। पोनिक का मतलब? अरे इतना कहाँ पता। देखो, जब फसलें केवल पानी में उगाई जाए, संभव है? बिना जमीन के फसलें उगती हैं? संभव है? कैसे? बिना जमीन की खेती हो ही सकती? नहीं हो सकती। कैसे हो सकती बताओ? सिंघाड़ा, अबे उस तालाब में भी तो जमीन में पानी है, जमीन है अंदर। मान के चलो हमने तो हमने कांच का पानी एक बंद किया, कांच का डब्बा बनाया, पानी भर दिया। अब बताओ उसमें फसल उगेगी कि नहीं उगेगी? उगेगी, अभी भी उगेगी। जब फसल सिर्फ पानी में उगाई जाए, उसी खेती को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक खेती कहते हैं। मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती, समझ में आया? हाँ, बिना मिट्टी की भी खेती हो सकती है। टेरेस फार्मिंग, ये क्या है टेरेस फार्मिंग? टेरेस का मतलब होता है, नहीं वो टेरेस होता है ना, हम जो छत वाला है वो टेरेस बोलते हैं उसे, टेरेस। टेरेस पे चलो, ये टेरेस है, ये गलत लिखा हुआ है, टेरेस लिखा हुआ है, ठीक है। टेरेस में क्या होता है, जैसे आपने कभी मान के चलो ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये पर्वत है, पर्वत। अब ऊपर से लेके नीचे तक ढाल बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या कर लिया, ऐसे सीढ़ियाँ बना ली। इतने खेत में, इतने छोटे खेत में खेती कर ली, फिर इसमें कर ली, फिर इसमें कर ली, फिर इसमें कर ली, ऐसे ऐसे करके आपने सीढ़ियाँ बना ली। तो जो सीढ़ीदार खेती होती है उसी को क्या बोलते हैं? ये टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार। तो सीढ़ीदार में क्या होती है, हमने आप बताया था आपको उस दिन कि जो सीढ़ीदार खेती होती है उसमें अगर मिट्टी कट के आएगी तो यहाँ अटक जाएगी, यहाँ से कट के आएगी तो यहाँ अटक जाएगी, तो मिट्टी कट नीचे पूरी बहेगी नहीं बल्कि रुक जाएगी। बाकी इनमें से कोई भी शेल्टर फार्मिंग सब बकवास है, घुमंतु खेती, इन सब का कोई मतलब नहीं है, ये तो मृदा संरक्षण की कोई विधि नहीं है। फिर भी एक बार जान लें शेल्टर फार्मिंग क्या होती है। शेल्टर फार्मिंग का मतलब होता है छायादार जगह में खेती करना, उससे मिट्टी का कोई फर्क नहीं होता है। घुमंतु खेती, घूम घूम के खेती करोगे तो नुकसान कर दोगे। जैसे पूर्वोत्तर भारत में खेती चलती है जिसे बोलते हैं झूम खेती, बोलते हैं कि नहीं? ये झूम बराबर झूम वाला नाम गाना सुना है, उसी से संबंधित है झूम बराबर झूम। दारू पी के लिए क्या करते हैं, फिर झूमते हैं। तो एक जगह वो टिक नहीं सकते अगर ठीक से पी ली तो, या तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे। और बारात में पीने के बाद, खूब पीने के बाद फिर क्या कहते हैं, अरे भाई कुछ नहीं, कोई सॉरी, है ना। अगर व्यक्ति वो खंबे से भी टकरा जाता है ना तब भी बोलता है सॉरी यार, सॉरी, होता है कि नहीं? पीने के बाद व्यक्ति बहुत अद्भुत किस्म का एकदम दानवीर मानवीय चेहरा सामने आता है उसका, ठीक। तो जो घुमंतु लोग होते हैं एक जगह ठहर नहीं सकते, इसीलिए जब ठहर नहीं सकते तो घूम घूम के खेती करते हैं। इसीलिए जो घूम घूम के खेती की जाती है पूर्वोत्तर भारत में, उसे क्या बोलते हैं? झूम खेती कहते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है बस, झूम। इसमें क्या करते हैं लोग, पहले कुछ काट लेते हैं, जंगल काट लिया फिर जला दिया, जंगल काट लिया फिर जला दिया, क्योंकि एक ही खेती पर बार बार, एक ही खेती पर अगर एक ही ज़मीन पर बार बार खेती करते रहते से क्या होता है, उपजाऊपन उसका ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग खाद देते हैं, वो ठहरे जनजाति लोग, वो लोग खाद वाद नहीं देते। एक जगह जंगल साफ, खेती कर ली 3-4 साल, ज़मीन खराब हुई छोड़ दो, फिर अगली जगह खेती कर लो, दूसरी जगह जंगल काटो,
फिर वहाँ जला दो जमीन, जंगल जला दो, वहाँ खेती कर लो। इसीलिए जो झूम कृषि है उसे बोलते हैं, ट्रांसफर होता रहता है इसका, स्थानांतरित कृषि। एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं इसे। क्योंकि इसमें कटाई और काट देते हैं जंगलों को, और जंगलों को साफ करके जला भी देते हैं। इसीलिए इस खेती का नाम एक और है, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न खेती। तो ध्यान रखना है कि जो झूम खेती है उसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, उसे घुमंतु कृषि भी कहते हैं, उसे स्थानांतरित कृषि, झूम, स्लैश एंड बर्न, ये कई नामों से जानते हैं हम उन्हें। आगे क्या है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है बताओ? गाँव में खेती तो की होगी, मिश्रित कहलाता है, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है, यदि आपसे कहा जाए मिश्रित खेती, सरसों होते हैं उसमें अर्सी भी लगा देते हैं। हाँ, और एक कहा जाए आपसे मिश्रित कृषि, क्या अंतर है दोनों में? सर कृषि मतलब खेती करना, कृषि मतलब खेती करना तो होता है सर, बताओ। अरे एक मिश्रित खेती है, एक मिश्रित कृषि है, कुछ तो अंतर होगा। तो नहीं सर, आप बेवकूफ बनाने आएगा वैसे फालतू हैं? ये सवाल बहुत पूछा जाता है, ये वाला ध्यान से सुनना। जब एक साथ कई फसलें उगाई जाएं, है ना, एक क्या, उसे बोलते हैं मिश्रित खेती, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिक्स्ड फार्मिंग बोल सकते हैं। मिश्रित कृषि में क्या होता है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। खेती और पशुपालन जब दोनों एक साथ किए जाते हैं उसे बोलते हैं मिश्रित खेती। ध्यान रखना इस बात को। हाँ, मतलब मिश्रित कृषि। तो खेती मतलब कई फसलें इकट्ठी हैं, वहां पर फसलें भी हैं और पशुपालन भी है। कैसे? अरे कैसे क्यों नहीं होगा, पूरे भारत में मिश्रित कृषि ही होती है। जो किसान होते हैं अपने घर भैंस पालते हैं कि नहीं? भैंस नहीं पालते होंगे तो गधे पालते होंगे, गधे नहीं तो ऊंट पालते होंगे, गाय पालते होंगे, कुछ तो पालते होंगे ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मिश्रित कृषि कर रहे हैं। हाँ, और हमारे यहाँ मिश्रित खेती भी होती है, मिश्रित कृषि भी होती है। हम लोग सरसों बोते हैं, बरसीम बो देते हैं, आलू के साथ कुछ और बो देते हैं, धनिया के साथ गेहूं बो देते हैं, ऐसा होता है। हाँ, मूली बो देते हैं, गाजर बो देते हैं, कई सारी बो देते हैं। बाकी तो फिर लोग बहुत कुछ बोते हैं। आगे देखो, अगला सवाल आप लोगों के बिल्कुल लेवल का सवाल है। चावल की खेती कोई जावो सिस्टम है जिससे पानी बचता है। चावल की खेती में पानी बचाने वाला जो सिस्टम, जो जावो सिस्टम है, वो कहाँ पाया जाता है? आपको नहीं पता चलेगा। आपको यहाँ ऐसा कौन सा नाम लग रहा है उल्टा सीधा? नागालैंड, सिर्फ वही है। आबो जाबो उल्टे सीधे नाम मिले तो कहाँ चलना है आपको? पूर्वोत्तर भारत की तरफ, है ना। और साउथ की मूवी तो देखते ही होंगे, कुट्टमोई वुट्टमोई, तो ये दक्षिण में जाना है। ठीक, आगे देखें। कॉफ़ी की अरेबिका किस्म, कौन कौन कॉफ़ी पीता है? पीते हो? कॉफ़ी की दो किस्में आती हैं, नाम पता है? हाँ, एक तो ऊपर लिखी है सर, क्या नाम है इसका? एक तो कॉफ़ी अरेबिका किस्म की होती है ना। एक और कॉफ़ी का प्रकार होता है, वो होता है रोबस्टा। रोबस्टा, ये पूछा जाता है अरेबिका रोबस्टा क्या है, तो बता देना है कॉफ़ी की किस्में हैं, कॉफ़ी की वैराइटीज़ हैं। तो अरेबिका रोबस्टा पूछा यह गया है कि कॉफ़ी की अरेबिका किस्म से किस राज्य में नहीं पाई जाती है, उगाई जाती है। तो वास्तव में ये सवाल का आंसर ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, और ना ही ये है, इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अरेबिका इन चारों राज्यों में पाई जाती है। पेपर सेटर भूल गया है कि उसे अरेबिका की जगह क्या लिखना चाहिए था? रोबस्टा। और यदि वो रोबस्टा लिखता तब इसका आंसर क्या होता? उड़ीसा। क्योंकि रोबस्टा उड़ीसा में नहीं होती। भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है? कर्नाटक में। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होती है कर्नाटक में। और कर्नाटक के बाद कौन सा है? केरल। और केरल के बाद कौन सा बचता है फिर? तमिलनाडु। और सबसे चौथे नंबर पर कौन आएगा? नहीं, कोई पता ही नहीं हमको, इतना ही बहुत है, ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, क्या ही याद करना। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक। और भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होती है? केरल। सबसे ज़्यादा रबड़ भारत में केरल में होती है। आगे देखो और कौन सा सवाल है? कोई नहीं है, खत्म। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।